हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेब साइकिल। ये ना पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब बायोलॉजी में 11th में जब बच्चे नए नए आते हैं, नए नए तो नहीं होते हैं, मतलब क्रेब साइकिल पढ़ने पढ़ने तक तो हम लोग बहुत पुराने हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जैसा हम नॉर्मली आज तक पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी को, वो ये 11th में आने के बाद हर चीज़ काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, नो डाउट। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सारे लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं, सबको पता है उनके साथ क्या हुआ है। क्रेब साइकिल थोड़ा सा मतलब मैं आपको समझाने में आपको थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। देखो, क्रेब साइकिल क्या होता है, हम लोग सभी को जानते हैं कि ग्लूकोज हमारा काफ़ी कॉमन फ्यूल है बॉडी का। मतलब अपने को एनर्जी चाहिए तो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अभी क्या होता है कि ग्लूकोज, जैसे ही मान लो ये मेरा सेल है, ये क्या हो गया ना, ये मान लो मेरा सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ये मेरा यूकैरियोटिक सेल है फॉर एग्जांपल। यूकैरियोटिक सेल है तो इसके पास एक न्यूक्लियस होगा, ये इसका क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि एक होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये इनका सिस्टर नहीं, ये थोड़ा बड़ा वाला मैं बना देती हूँ। अच्छा, बाहर वाला तो अपने को इससे बनाना ना, रुको रुको रुको। हाँ, तो ये मेरा बाहर वाला वॉल हो गया, डबल मेम्ब्रेन होता है। और ये मेरा अंदर वाला वॉल हो गया, ठीक है। ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है। और फिर जो रिमेनिंग है हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा ये सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है, जो ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है और पायरुविक एसिड बनाता है। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो इसेंशियली क्या करता है, ग्लूकोज को एग्जैक्टली हाफ में तोड़ता है, पायरुवेट, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल इधर और 3 कार्बन मॉलिक्यूल इधर, ठीक है। 2 पायरुवेट बन जाता है इससे। ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस तोड़ता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट बन जाता है। अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, वो तो हमें आसानी से इंटरनेट पे और विकीपीडिया पे मिल ही सकता है। अगर हम लोग पायरुवेट या पायरुविक एसिड डालेंगे सर्च पे तो अपने को स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बेसिकली हम क्या है ना कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करें, हम इन चीज़ों को काफ़ी सिंपल करके क्या करें, हम इन सारी चीज़ों को सिंपल सिंपल वे में समझ रहे हैं, ताकि हम जो एक बड़ा पिक्चर है वो देख सकें। छोटी छोटी चीज़ों को हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। तो we are necessarily concentrating ourselves to a big picture, right? बेसिकली क्या हुआ ना कि लाइज्ड हो गया, क्या हो गया, लाइज्ड हो गया, सेंसेशन लाइज्ड। ये हमारा क्या हो गया, लाइज्ड हो गया। और हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है। तो लाइज्ड हो गया, तो ये हो गया हमारा ग्लाइको। क्या है ना कि ये, अब क्या है ना कि ये इन द एब्सेंस और प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही केस में हो सकते हैं। तो एसेंशियली क्या है ना कि ऑक्सीजन का होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। कैन हैपन प्रेजेंस ऑफ O2 एज वेल एज एब्सेंस ऑफ O2, ये दोनों ही केस में हो सकता है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए O2 इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये ग्लाइकोलाइसिस आराम से हो सकता है चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस जब होता है ना तो वी गेट अ नेट ऑफ 2 ATP, वी गेट अ नेट ऑफ 2 ATP, 2 ATP नेट। अब हम नेट क्यों बोलते हैं ये समझने वाली बात है कि हमने ये नेट वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया। एक्चुअली क्या होता है, जब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये 2 ATP यूज़ करता है। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है कि यहाँ से वो 2 ATP यूज़ करता है, ये 2 ATP इधर यूज़ करता है। और जब ये पायरुविक एसिड में ग्लूकोज को तोड़ता है ना तो 4 ATP रिलीज करता है,
4 एटीपी रिलीज करता है, तो 2 एटीपी यूज़ किया, 4 एटीपी रिलीज किया, तो नेट में 2 एटीपी उसने क्या किया, रिलीज किया, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस 2 NADH। that's what we got out of glycolysis। तो ग्लाइकोलिसिस से क्या क्या हुआ, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, इस तरह में 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल गए, ठीक है, एक ग्लूकोज के टूटने पे। साथ ही साथ क्या हो गया, और ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के इररेस्पेक्टिव है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, ऑक्सीजन हो नहीं हो ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 एटीपी, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस करने में भी हमें एनर्जी लगती है, तो 2 एटीपी हम कंज्यूम करते हैं, और जब पायरुविक एसिड में तोड़ते हैं तो 4 एटीपी रिलीज करते हैं, साथ ही साथ 2 NADH2 भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने सेल बनाया था उसको देखते हैं। अब जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, तो ये अब क्या होता है, हमने बताया कि ये सेल है तो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है साइटोप्लाज्म, और यही वो जगह है, ये साइटोप्लाज्म यही वो जगह है जहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस। That's where glycolysis occurs. Cytoplasm is the place. That's where glycolysis occurs. अब सबको पता होता है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सो कॉल्ड टॉपिक क्रेब साइकिल ही होने वाला है, क्योंकि ये सबको रटा होता है कि क्रेब साइकिल हमारा ग्लाइकोलिसिस से शुरू होगा, तो पहले ग्लाइकोलिसिस होगा फिर क्रेब साइकिल होगा, है कि नहीं। तो ग्लाइकोलिसिस हमने देखा। अब क्या होता है ना कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टे, इनर यहाँ, और यही वो जगह है जहाँ होता है क्रेब साइकिल। हम थोड़ा इसको बड़ा करके बनाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रा हम बाहर ले आते हैं और फिर थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये हमारा हो गया, उसका डबल मेम्ब्रेन होता है, देयर आर मेनी फोल्ड्स, ठीक है। तो एक सिंगल फोल्ड होता है तो हम उसको क्रिस्टा बोलते हैं, और यहाँ बहुत सारे फोल्ड्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टे। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यही वो साइट है जहाँ पर क्रेब साइकिल चलता है, यही वो साइट है जहाँ पर हमारा प्यारा क्रेब साइकिल चलता है। जरा यहाँ पे हम क्रेब साइकिल चलाते हैं, यहीं पे हमारा चलता है क्रेब साइकिल। स्पेलिंग पे मत जाना, ये शॉर्टकट मैंने किया ताकि बना दूँ मुझे समझ में आ जाए, और यहीं पे हमारा चलता है क्रेब। देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका ये हो गया आउटर कंपार्टमेंट। जैसे मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो अंदर वाला पार्ट हो गया ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये अंदर वाला पार्ट हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो ये पूरा मैट्रिक्स होता है, और ये क्रेब साइकिल का यही साइट होता है। तो अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल, is the site of Krebs cycle, तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पर दीदी आपने तो बताया था कि इसके मेम्ब्रेन के पास, यहाँ पे आपने क्रेब साइकिल बताया था, आपने तो अंदर मैट्रिक्स नहीं बताया। वो इसीलिए क्योंकि क्रेब साइकिल का जो स्टेप होता है उसमें एक एंजाइम होता है, जो देखो क्रेब साइकिल इज कम्प्लीटली एंजाइम रेगुलेटेड एक्टिविटीज, कम्प्लीटली एंजाइम के हिसाब से होता है। तो उसमें जो एक एंजाइम होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर ही पाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर ही पाया जाता है, जैसे यहीं पर वो पाया जाता है। तो इसीलिए वो मतलब मेम्ब्रेन के पास चलता है वो साइकिल, क्रेब साइकिल, इसलिए मैंने वहाँ पर बताया था। तो एसेंशियली क्या होता है कि इन द मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल अकर। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में और मैट्रिक्स में हो गया क्रेब साइकिल। कोई डाउट? हाँ डाउट है ना, कैसे हो गया, ग्लाइकोलाइसिस जब यहाँ हुआ तो फिर ऐसा क्या हो गया कि क्रेब साइकिल इसके अंदर होने लगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस से, और थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, तो हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं एक्चुअली हुआ। नाउ यू हैव दिस पायरुवेट्स,
ये pyruvate, ये pyruvate. You have this pyruvate and they are just not ready for the Krebs cycle. Okay, then how will you make them ready for the Krebs cycle? Now question arises कि हम उनको Krebs cycle के लिए तैयार क्या करें? Pyruvate तुम Krebs cycle में जाओगे? Pyruvate says no, not at all. मुझे Krebs cycle में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? तो हम Pyruvate में थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो Pyruvate चेंज होगा और फिर हो जाएगा Krebs cycle. अब सवाल है, how do you make them ready to get into the Krebs cycle? तो आंसर है, they actually get oxidized. These pyruvates actually gets oxidized. So let's focus on one of this pyruvate. मतलब हमारे पास दो pyruvate है ना, तो let's focus on one of this pyruvate. हम इस pyruvate पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो और फिर हम this pyruvate, दिस वन, जैसे मान लो कि इस पायरुवेट पे फोकस करना चाहते हैं कि अब मतलब इसको तुमको पहले तैयार करना है। पायरुवेट तुम क्रेब साइकिल में जाओगे क्या? पायरुवेट वाज लाइक नहीं, नो नॉट एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, पहले पायरुवेट को तैयार करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे एंड एक्चुअली दीज पायरुवेट्स गेट ऑक्सीडाइज टू गेट इनटू द। तो आखिर इस प्रिपरेशन में होता क्या है? हमने बताया था कि पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। यहाँ जो होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, यहाँ पर हो गया पायरुवेट ऑक्सीडेशन। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ना, एक्चुअली दिस पायरुवेट ऑक्सीडेशन में दिस 3 कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन गेट्स क्लीव्ड ऑफ। ये एक कार्बन क्लीव ऑफ हो जाता है और हमें एसेंशियली मिलता है 2 कार्बन का कंपाउंड, और उसको हम बड़े ही प्यार से बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमारा फेवरेट और बहुत ही फेमस, इट्स द हीरो ऑफ क्रेब साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये हीरो है क्रेब साइकिल का, इसी से क्रेब साइकिल की जान है। तो पायरुवेट रेडी। और हमेशा याद रखना कि हमारे पास 2 पायरुवेट है, हर कहानी यहाँ से दोबारा रिपीट होगी, इस बात पे हम बाद में आएंगे। पहले हम एक पायरुवेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस वो आगे कैसे चेंज हुआ हम वो देखते हैं। तो जैसे ये पायरुवेट था, हमने क्या बोला, इट इज एक्चुअली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बना, 2 कार्बन कंपाउंड। क्या बना हमारे पास, 2 carbon compound. This acetyl coenzyme A is a 2 carbon compound. Okay. एसिटाइल कोएंजाइम में नाम बड़ा ही मतलब विज़र्ड सा नाम है कि कैसा नाम है एसिटाइल कोएंजाइम में। बट ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें वेब सर्च भी कर सकते हैं हम लोग, इस पे नहीं जाएंगे, इसके डीप, इसके स्ट्रक्चर, इसका कैसा दिखता है उस पर नहीं जाएंगे। हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे सो एज टू लुक एट द बिग पिक्चर, क्योंकि हमें ये कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी है, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इसको सिंपली समझ लेना है। तो पायरुवेट जो है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो गया और एसिटाइल कोएंजाइम जब ये हो रहा था ना, तब यहाँ पर एक और चीज़ हुई, पता है क्या? यहाँ पर एक और चीज़ ये हुई कि एक NAD+, यहाँ पर एक NAD+, एक NADH में रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या उसको रिड्यूस बोलते हैं। तो ऑलवेज देयर इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इधर ऑक्सीडेशन हुआ ना इसका, तो किसी का रिडक्शन हुआ इधर, तो NAD+ NADH में रिड्यूस हो गया। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर जो क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड या TCA साइकिल भी बोलते हैं, उसको इस NAD+ का क्रेडिट मिल जाता है। बट एक्चुअली दिस इज़ अ प्रिपरेटरी स्टेप। पायरुवेट रेडी नहीं था क्रेब साइकिल में जाने को, और क्रेब साइकिल में जाने के लिए हमने इसको रेडी करा कैसे, ये प्रिपरेटरी स्टेप करके। इस स्टेप से पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बदल गया और अब ये तैयार है कहाँ जाने को, क्रेब साइकिल में जाने। अब जैसे ही आपके पास ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यू आर रेडी टू जंप इनटू द क्रेब साइकिल, नो प्रॉब्लम। द लॉन्ग डॉट क्रैब साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम में किस में जाएगा, क्रैब साइकिल में। और साइकिल किसी को क्यों बोलते हैं ये समझाने की बात नहीं है, जहाँ से शुरू हुए हम लोग वापस वही आने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा क्रैब साइकिल, द एंटायर क्रैब साइकिल इज एन एंजाइम मेडिएटेड साइकिल, एंजाइम रेगुलेटेड साइकिल। और एंजाइम्स क्या है, कुछ नहीं, दे आर जस्ट प्रोटीन्स that brings together the constituent things that react in a right way so as to produce
द डिजायर्ड मॉलिक्यूल, मतलब जो प्रोड्यूस करेगा लास्ट में मॉलिक्यूल, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स कुछ नहीं करते, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मॉलिक्यूल उनको इकट्ठा एक जगह लाते हैं और आपस में रिएक्ट कराते हैं, उनको सुटेबल बनाते हैं ताकि वो आपस में रिएक्ट कर सके, राइट। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए merges with some oxaloacetic acid, और ये oxaloacetic acid एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये oxaloacetic acid क्या है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल है oxaloacetic, and these two guys, oxaloacetic acid and acetyl coenzyme, these two guys merge together, और सब enzymes catalyzed reaction, these two guys merge together, ठीक है। और ये भी एक एंजाइम कैटलाइज है, एवरीथिंग इन द क्रेब्स साइकिल एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। हम यहाँ एंजाइम्स के नाम नहीं लिखने वाले क्योंकि मैंने पहले ही बोला था वी आर कीपिंग द थिंग सिंपल सो एज टू सी द enlarged picture. Okay, and when these two guys merge, they form citrate or citric acid. Citrate और citric acid, और काफ़ी वैलिड है क्योंकि इसको हम citric acid cycle भी बोलते हैं क्रेब्स। ये citrate और citric acid that is the same stuff in your lemonade, right? और ऑरेंज जूस, और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये बहुत ही फेयर भी है, 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड के साथ एंजाइम के प्रेजेंस में मिला सिट्रेट, और 6 कार्बन कंपाउंड जो है सिट्रिक एसिड वो बना। और ये जो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है, this gets oxidized over a bunch of steps. There is a huge simplification I am making over here. यहाँ एक बहुत बड़ा simplification बना रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रोसेसेस तो दिए हुए सारे एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शंस जितने भी हैं वो विकीपीडिया पर आपको आराम से मिल जाएगा, इंटरनेट गूगल करो आराम से मिल जाएगा। मेन हमारा फंडा है, मेरे को समझना है। और ये सिट्रिक एसिड साइकिल का जो 6 कार्बन में से 2 कार्बन आराम से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस 6 कार्बन में से जो 2 कार्बन है वो आराम से क्लीव हो जा रहा है और वापस से ये 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक बना रहा है, ठीक है। वापस से 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक बना रहा है। जैसे ये जो हमारा देखो ये सिट्रिक एसिड क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो और बंच ऑफ स्टेप ये 2 कार्बन कंपाउंड अलग हो जाता है और फिर ये वापस से 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है, राइट। अब सवाल ये होता है कि ये जो कार्बन्स क्लीव ऑफ हुए हैं यहाँ पर, ये जो कार्बन्स यहाँ पर क्लीव ऑफ हुए, तो इनका क्या हुआ, ये कहाँ गए। इसका जवाब है कि दीज कार्बन्स व्हेन दे क्लीव्ड ऑफ दे कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये वैलिड एक्सप्लेनेशंस है कि क्यों सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एनर्जी जब बनता है, जब देखो क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस क्रेब्स साइकिल इज द एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल, इसमें हमें एनर्जी मिलता है। तो इस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी CO2 इज रिलीज्ड। इसका मतलब जो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में पाइरूवेट से बना था, तो यहाँ पे भी एक कार्बन था जो कि क्लीव ऑफ हुआ था, तो वो कार्बन कहाँ गया, वो कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहाँ से निकल गया। लेट मी चूज सम अनदर कलर, ये काफ़ी हाईलाइटेड नहीं है, ये यहाँ पे ये भी CO2 बन के निकल गया, ठीक है। तो ये 3 कार्बन से 2 कार्बन हुआ, एक कार्बन ने ऑक्सीजन कंज्यूम करा और निकल गया। देखा ऑक्सीजन कहाँ जाता है सेल में, इधर कंज्यूम हुआ निकल गया। यहाँ पर भी सिमिलरली 6 कार्बन है, ओवर द बंच ऑफ स्टेप्स से 2 कार्बन रिड्यूस होगा, तो 2 कार्बन तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेंगे ना, तो 2 कार्बन रिलीज होंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही एंजाइम रिलेटेड मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मैं वो स्टेप्स दिखा ही नहीं रही हूँ, मेरा बिग पिक्चर, मेरा फंडा है कि मेरे को जो 38 ATP का प्रॉमिस है वो निकालने का, वो कैसे निकल रहा है मैं वो देखूंगी। फिर मैं इसके बाद जो प्रोसेस है इस स्टेप में वो भी देखूंगी, एंजाइम्स भी देखूंगी, उन्हें याद करने के तरीके भी देखूंगी। लेकिन पहले हम ओवरऑल व्यू ले लें, फिर आराम से स्टेप बाय स्टेप अंदर जाकर देखेंगे तो हमें ये प्रोसेस ज़्यादा समझ में आएगा। So, for a glucose which is a 6 carbon molecule, when you go through the whole process, when you go through this whole process, when you go through this whole process, आप क्या करते हो, 1 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज करते हो। एक ग्लूकोज, जब एक ग्लूकोज एक पायरुविक एसिड के थ्रू जाता है इधर, इस एक प्रोसेस में हमारा 3 कार्बन ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, और यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड है तो 3 इंटू 2 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब एक ग्लूकोज का हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल होता है। एनी डाउट?
तो ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस ऑल कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इन exhaled by our body. But the idea of this whole cycle, this whole process is not only to generate carbon dioxide molecules. The main idea is the whole idea is to generate NADHs, FADH2s and ATPs. ओके, हमारा सिर्फ फंडा CO2 रिलीज करना तो नहीं। तो ये जो मेरा डायग्राम है ना ये ह्यूज सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने बहुत सारे स्टेप्स को क्लीव ऑफ कर दिया है। मैंने बोला कि नहीं, मतलब हमें मैंने क्या बोला, मुझे वो बिग पिक्चर देखना है। तो ये एक ह्यूज सिंप्लीफिकेशन है पूरा का। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर इस जगह पर एट दिस प्लेस यहाँ पर एक NAD प्लस NADH में रिड्यूस होता है। अगेन मैंने क्या बोला, इट्स अ ह्यूज सिंप्लीफिकेशन। इसका बहुत स्टेप बाय स्टेप एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। लोग इसे याद भी करते हैं और हम लोग भी याद करेंगे, हमें भी करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, सिंप्लिफिकली हम लोग देख रहे हैं ताकि हम भूले ना, हमें ये पता रहे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। फिर अगेन यहाँ एक NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया। ये तो वो तो साइकिल में ही रहा ना। फिर कुछ ATP में भी यहाँ पे कन्वर्ट होगा। कुछ ATP यहाँ पर ADP में ADP ATP में कन्वर्ट होगा। ऐसा है ना कि यहाँ पे मैं ATP लिख तो रही हूँ बट एक्चुअल साइकिल में यहाँ GDP होता है और वो ATP में GTP में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअली ये जो है ना ये इक्विवेलेंट टू ATP ही है, इसलिए मैं ATP ही लिख रही हूँ, राइट। यहाँ पर एक FADH2 में कन्वर्ट होता है, FADH2 में कन्वर्ट होता है। सवाल है कि हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। NAD प्लस 2 हो गया यहाँ, एक ATP यहाँ हो गया, एक FADH2 यहाँ हो गया, हम इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। द रीज़न इज दिस NAD आर द इनपुट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये NAD और ये FADH2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और फिर वहाँ से वो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दीज आर द इनपुट्स ऑफ दिस NAD, दिस these are the inputs of electron transport chain, इसीलिए हम इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं। these are the inputs of electron transport chain, these are the inputs of electron transport chain। ये अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ से जाएंगे। ये तो ATP ही है, ये तो तैयार ATP है, इसको नहीं जानने की ज़रूरत है। बट ये सब तो ATP में कन्वर्ट होने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दैट इम्पोर्टेंस टू। एंड these guys gets oxidized and these NAD, FADH2, these guys gets oxidized, they lose their hydrogen, and that is where the bulk of ATP is produced. These silly fellows, these NADH, these FADH2, these guys get oxidized। तो दो NADH इधर था और इधर एक NADH, तो एक NADH और इधर एक और NADH, एक NADH इधर। तो ये सब जाएगा ETS में, या ये कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। यहाँ वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, दे विल लूज देयर हाइड्रोजन, दे विल लूज देयर हाइड्रोजन, और दैट इज द प्लेस वेयर bulk of ATP is produced, that is the place where bulk of ATP is produced। I hope I made it clear। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी इस FADH2 में। यहाँ पर अभी एक और NAD रिड्यूस होता है और NADH बनाता है, NAD प्लस रिड्यूस एंड फॉर्म्स NADH। इस जगह पर एक और NADH रिड्यूस होकर NADH बनाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें जितना ये जो क्रेब साइकिल एक बार चलता है यही सब बनते हैं, यही सब निकलते हैं। अब यहाँ इंटरमीडिएट स्टेप्स जनरली है, डेफिनेटली है। बहुत सारे एंजाइम रेगुलेटेड ये एक पूरा साइकिल है, बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको भी हम देखेंगे लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। और ऐसा होने के बाद ये दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड में। तो क्या हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वो ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था, उसके साथ मिलकर एक सिट्रिक एसिड बनाता जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। और फिर ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल रिड्यूस, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल इसका भी ऑक्सीडेशन था, ये होते 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 वापस से ऑक्सालो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि अगेन 4 कार्बन का कंपाउंड था। और
बीच में वो दो कार्बन के लिए दो CO2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं. दिस अकाउंट्स फॉर द एंटायर कार्बन दैट दिस सिट्रिक एसिड इज लूजिंग. ओके, ऑन दिस साइकिल ये दो बार चलते हैं. क्यों? क्योंकि एक पायरुविक एसिड का एक साइकिल, दूसरे पायरुविक एसिड का एक साइकिल, तो ये दो बार साइकिल चलते हैं. और ग्लूकोज में टोटल 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस तरीके से हम सारे मॉलिक्यूल का अकाउंटिंग देख सकते हैं. तो जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में बदला था तब भी वहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था. टोटल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो गए? 1 2 3 एंड दिस साइकिल इज दो बार, तो 3 into 2 6 times and this accounts for the 6 carbon molecule of glucose. Okay, no problem. इतना सब कुछ पढ़ लिया. अब थोड़ा सा हम लोग क्या क्या है उसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा लाइन बना देते हैं, उससे हमारा डिवीजन थोड़ा क्लियर हो जाएगा. देखो क्या हुआ, यहाँ तक ये जो पायरुविक एसिड, यहाँ तक ये चीज़ जो था, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस होल थिंग. देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन की इस लेफ्ट में जितना भी कुछ है वो सब ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है. अब मैक्सिमम जो बुक्स होती है वो क्या करती है, यहाँ से सब कुछ को बोल देती है, ये सब कुछ यहाँ सब कुछ को बोल देती है कि वो क्रेब्स साइकिल है, बट ऐसा नहीं है. ये वाला जो पार्ट है एसिटाइल, ये पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन था, ये बेसिकली एक प्रिपरेटरी स्टेप है. ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट नहीं है. सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट यहाँ से सब कुछ सिट्रिक एसिड साइकिल है, यहाँ से सब कुछ ग्लाइकोलाइसिस है, एंड दिस इज अ प्रिपरेटरी स्टेप, राइट. चलो अब ज़रा कैलकुलेशन कर लें कि हम लोग जो क्रेब्स साइकिल किए उसमें जो हमारा क्या क्या बना उसका कैलकुलेशन कर लें. तो यहाँ देखो, ग्लूकोज से हमने शुरू करा था, पायरुवेट. ये ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितना ATP मिला? हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP नेट में, क्योंकि हमने 2 ATP दिया था, 4 ATP निकाला था, तो 2 ATP यहाँ मिला और 2 NADH मिला. तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का 2 ATP और कितना NAD प्लस है, NADH है 2 NADH. कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का 2 ATP 2 NADH, इसके लिए हमें ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था. अब यहाँ से देखते हैं, पायरुवेट से देखते हैं. पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ था तब यहाँ पर एक NADH मिला था हमारे एक पायरुवेट से. अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस ने जो, देखो क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेप सारे इसको क्रेब्स साइकिल का पार्ट बोल देते हैं. यही रीज़न है, यहाँ जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये इंटरमीडिएट और प्रिपरेटरी स्टेप हम इसको बोलेंगे. तो प्रिपरेटरी स्टेप, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेटरी स्टेप नहीं लिखना है. ये प्रिपरेटरी स्टेप जो है, इस प्रिपरेटरी स्टेप में हमें कितना NADH मिला? एक NADH मिला. प्रिपरेटरी स्टेप में हमें एक NADH मिला. फॉर, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, फॉर 1 पायरुवेट, फॉर 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल. ओके, ये सारा कैलकुलेशन हम एक पायरुवेट के लिए कर रहे हैं. और फिर जब एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलता है तो सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना NAD मिलता है? NADH 1 2 3 NADH. सिट्रिक एसिड में हमें 3 NADH मिलता है. साइकिल में हमें मिला 3 NADH. ओके, और एक FADH और हमें एक FADH और एक तैयार ATP. ठीक है, इतना हमें मिला प्रेपरेटरी स्टेप में एक NAD, और इस ये हमें किस में मिला? क्रेब्स साइकिल में. क्रेब्स साइकिल में हमें ये मिला, क्रेब्स साइकिल में हमें मिला 3 NADH 1 FADH 1 ATP. ये भी था फॉर 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल, फॉर 1 पायरुवेट. बट हमारा साइकिल क्या है, दो बार चला. ये प्रिपरेटरी, यहाँ तो ग्लाइकोलाइसिस एक ही बार होगा, बट यहाँ से यहाँ तक सब कुछ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ तो दो बार चला ना. जब यहाँ से सब कुछ दो बार चला तो इंटू 2 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा नेट क्या मिला, तो हमारा नेट कैलकुलेशन होगा. नेट क्या मिला? नेट हो गया ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP. हमें नेट क्या मिला? ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP 2 NAD
एच। प्रिपरेटरी स्टेप में हमें मिला एक NADH और एक इंटू टू यानी 2N, एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 NADH हो जाएगा प्रिपरेटरी स्टेप का, क्योंकि दो पायरुवेट, एक पायरुवेट का एक प्रिपरेटरी स्टेप, दूसरा पायरुवेट का एक और प्रिपरेटरी स्टेप, तो टोटल 2 प्रिपरेटरी स्टेप हो जाएगा। और फिर क्रेब्स साइकिल में 3 NADH मिला था इंटू टू 6 NADH हो जाएगा, क्योंकि साइकिल 2 बार चलेंगी, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट है। 6 NADH, 2 FADH और 2 ATP। तो ATP, प्योर ATP कितना हो गया जो ETS में नहीं जाएगा? 4 ATPs हमें ऐसे मिल गए, 4 ATPs हमें ऐसे मिल गए। और हमें NADH टोटल कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 10 NADH। और FADH कितने हो गए? 2 FADH। अब हमारा सवाल ये है कि जो 38 ATPs हमारे प्रॉमिस किया गया कि सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें 38 ATPs मिलने वाले हैं, वो हमें मिल रहे हैं या नहीं वो देखेंगे। वो जो प्रॉमिस ऑफ 38 ATPs बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये देखो, ये क्या सिर्फ 4 ATP मिल रहे हैं, 38 ATP तो मिल ही नहीं रहा। तो ये जो NADH और FADH2 है, ये जो NADH और FADH2 है, दीज आर द इनपुट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, रिड्यूस होंगे। जब ये रिड्यूस होंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे एक अपना अपना, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस पे, ये FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये ATP रिलीज करेंगे। तो जब ये रिड्यूस होते हैं ना, तो एक NADH2 जो होता है ना, एक NADH जो होता है ना, वो क्या करता है? वो 3 ATP बनाता है। और एक FADH जब रिड्यूस होता है ना, FADH2 जब रिड्यूस होता है ना, तब वो बनाता है 2 ATP। ठीक है, तो ये 10 NADH यानी 10, एक NADH रिड्यूस हुआ तो 3 ATP, 10 इंटू 3 ATP इज इक्वल्स टू 30 ATP। और एक FADH रिड्यूस होता है तो 2 बनाता है ATPs, तो हो गया 4 ATPs। तो टोटल ATPs कितने हो गए? टोटल ATPs कितने हो गए? 4 प्लस 30 प्लस 4 ATPs is equals to 38 ATPs from cellular respiration। एंड इस तरीके से हमने ये देख लिया कि कैसे क्रेब्स साइकिल और इनकी मदद से हमारा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में 38 ATPs रिलीज होता है। अब जो हमने ये क्रेब्स साइकिल यहाँ छोड़ा था ना, जैसे हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में। अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि एक जस्ट मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो वो मेरा यूकैरियोटिक सेल कहाँ गया प्यारा सा जो बनाया था? और यहाँ पर है, ये देखो, यहाँ पर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया था, खो गया लगता है, नो प्रॉब्लम। ये रहा मेरा साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज दिस मैट्रिक्स, this matrix, this is the site of Krebs cycle, this is the site of Krebs cycle glycolysis। अब सवाल ये, यहाँ से यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये इसमें घुसा, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चला। अब क्या है ना कि ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस अगर ज़्यादा होगा तो आराम से अपने आप एसिटाइल कोएंजाइम जो है
पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हुए आराम से वो जो है क्रेब साइकिल में जाकर के 38 ATPs है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो 38 ATPs रिलीज करता है. ठीक है, that's all for this topic. We will further continue it in next video. Thank you so much for having patience and listening me so long. Thank you. Please like, share, subscribe my channel.